आज की बड़ी खबर बजट। जी हां, बजट प्रस्तुत किया जा चुका है और इसकी बारीकियां लगातार न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला से, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की 10 बड़ी बातें क्या रहीं बजट में और उसके बाद बातचीत कि आखिरकार सरकार क्या दे रही है आपको और क्या ले रही है आपसे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है, इसलिए जो तमाम नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सेहत पर फिलहाल कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 4% का सेस लगा दिया गया है। जो पहले 3% था उसे 1% बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इसे आप ज्यादा पैसे अपनी जेब से देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत लोगों को ज्यादा सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 50 करोड़ लोगों तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की बात सरकार कह रही है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी स्कीम होगी किसी भी सरकार के द्वारा दुनिया भर में। किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपए का कृषि बाजार बनाने की बात सरकार कर रही है, जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को अच्छी कीमतों पर बेच पाएंगे। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की बात सरकार ने कही है, यानी कि पैसे देकर गैस कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सब्सिडाइज्ड गैस उनको मिलता दिखाई देगा। गांव के विकास के लिए 14.3 लाख करोड़ रुपए का फंड एकत्रित किया गया है और उसे ईयरमार्क किया गया है, जिसके जरिए गांव का विकास होगा। और शिक्षा के लिए अगले 4 साल में, जहां सरकार का कार्यकाल भले ही 2019 में खत्म हो रहा हो, लेकिन सरकार ने बजटीय प्रावधान अगले 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ का किया है और 70 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले से जरा कम होता दिखाई दे रहा है। और रेलवे बजट में 1,48,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और आइए आज जो बड़ा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस आखिरी बजट से संतुष्ट हैं? क्या आम बजट से आप खुश हैं? यह है हमारा सवाल। अगर आप खुश हैं तो एसएमएस के जरिए आप टाइप कीजिए NN स्पेस यस और हमें भेजिए। अगर आपको खुशी नहीं है तो टाइप कीजिए NN स्पेस नो, हमें अपना एसएमएस भेजिए 53636 पर 53636 पर। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए #NN_, अपनी राय साझा कीजिए हमसे। आपकी राय क्वेश्चन आवर के दौरान हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। और आइए अब बजट की बारीकियों पर बात करने के लिए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल, यह आखिरी बजट है आपकी सरकार का और हर कोई इसे एक राजनीतिक बजट के तौर पर देख रहा था, और यह आरोप एक तरह से सिद्ध होता भी दिख रहा है, क्योंकि पूरा ध्यान या तो कृषि क्षेत्र पर है या फिर उन लोगों पर है जिन्हें आम तौर पर हम गरीब मानते हैं, और शायद यह बजट गरीबों का बजट ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह राजनीतिक बजट नहीं है? देखिए, गरीबों के लिए अगर यह सरकार करती है तो यह कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि ये तो सरकार पहले भी जब चुनाव चल रहा था तो भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हमारा पिछड़ा और गरीब यह फोकस होगा और निश्चित रूप से हम उनके लिए काम करेंगे। आज अगर उनके लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, अब आप ये सोचिए कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब की आई हुई है। हर राजनीतिक दल ये कहता है कि नहीं नहीं है, हम उसको करते हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ही एहसास हुआ कि उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को किसानों के हित के लागू दिया और उसके लागत के मूल्य को 50% बढ़ा करके लागत का मूल्य 150% कर करके उनको देने यही का बात काम तो किया। वाकई में राजनीति से प्रेरित लगती है। आप खुद ही कह रहे हैं स्वामीनाथन कमेटी की ये रिपोर्ट 2011 में आई थी, उस वक्त यूपीए की सरकार थी। उसके बाद आपकी सत्ता आई, 4 बजट निकल गए, आपको उस बजट में याद आ रहा है जिसके बाद चुनाव है। तो राजनीति नहीं तो और क्या है? देखिए भाई, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ा करती है, अपने एजेंडे पर लड़ा करती है जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्होंने अभी तक जितनी भी बातें कही उन सभी बातों को जमीनी धरातल देने का काम किया है। हम जब इस स्थिति में हुए कि नहीं हम उनको लागू करना चाहिए, तो विभिन्न मुद्दों के आधार पर हम इसको लागू करने का काम कर रहे हैं और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के हम किसानों के बीच में जाएंगे, उनको देंगे। इसके पहले जी
हमने जो यही बता दीजिए कि ऐसी परिस्थितियां क्या बदल गई पिछले एक साल में क्या बदल गया कि आज आप स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। क्या यह बात स्पष्ट नहीं है कि गुजरात में जो किसान वर्ग है, कृषि वर्ग है, उसके थपेड़ों की वजह से आज केंद्र सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके थपेड़ों की वजह से है। क्या धीरे धीरे जब यूपीए 2 के पाप को हम खत्म कर पाए हैं तो आज इस स्थिति में ला करके खड़ा किया। आज किसानों को हित को हम देख रहे हैं, तब भी देख रहे थे, आधा अधूरा देख पा रहे थे, आज पूरा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसानों को कभी इग्नोर किया है। तब भी हम किसान के हित को लेकर के चल रहे थे, तब भी हम गरीबों के हित को लेकर के चल रहे थे। हम पिछड़ों के लिए किया। मेरी ही सरकार है जिसने पिछड़े वर्ग के लिए एक कानून बनाने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने उसे राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया। चलिए, हम जो कहते हैं वो निश्चित रूप से करने का काम करते हैं। एक बड़ा सवाल फिर ये होता है कि जिस मध्य वर्ग की उम्मीदें हर समय आपसे टिकी रहीं, उस मध्य वर्ग की जेब में हाथ डालकर आपने हर तरह से पैसे निकालने की पूरी कोशिश की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगा दिया ताकि अगर थोड़ा बहुत पैसा बाजार के जरिए वो कमा रहा था तो वो भी उसमें से 10% आपको दे दे। पेट्रोल के लिए जो आज एक तरह से मजाक हुआ, वो अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है कि मध्य वर्ग के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। 8 रुपए कम किए गए, शाम होने से पहले 8 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि दाम कम हुए ही नहीं। तो ये क्या है? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी बारीकियों को समझ लीजिए जी, तब यह आरोप लगाइए। हमारा ही एहसास है कि हमने कैपिटल गेन उनके ऊपर लगाने का प्रयत्न किया है जो 3,67,000 करोड़ रुपए लेते थे समाज से और बाजार से, और एक भी नया पैसा टैक्स देने का काम नहीं करते थे। हमने जो लगाया है उसमें यह भी प्रावधान रखा है कि अगर 1 लाख रुपए तक का कैपिटल कोई वो प्राप्त करता है, उसके ऊपर एक भी नए पैसे का टैक्स नहीं है। उसके ऊपर अगर हम लगाए हैं तो कौन सी बुरी बात कर दिए हैं हमने। उसमें मध्यम वर्गीय को छुआ तक नहीं है। ऐसा कौन मध्यम वर्गीय होगा जो 1 लाख रुपए तक का शेयर से कमाएगा? उसकी जो आय रहेगी उस आय के आधार पर ही अपना ये करेगा। हम लोग भी आज तक जो अगर कभी लगाए होंगे तो 1 लाख रुपया नहीं लगा पाए होंगे, तो हम स्वयं मध्यम वर्गीय हैं। हमारा ये जो है प्रधानमंत्री मध्यम वर्गीय है, तो उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि जो है हमने उनको दिया। उनके लिए पूरा प्राविधान रखा है, उनके ऊपर एक भी नए पैसे का टैक्स नहीं लगा है। तो शुक्ला जी ये बता दीजिए, आज जो पेट्रोल के साथ किया गया, पहले एक्साइज ड्यूटी कम की गई और उसके बाद हाईवे सरचार्ज लगाकर उसकी भरपाई कर दी गई, ये क्या था? नहीं, हाईवे पर जो चार्ज लगाया गया उसकी घोषणा पहले भी नितिन गडकरी जी ने उसको वो करके किया था। ऐसा नहीं है कोई वो पहली आज नहीं किया गया है। यह गलत बात है कि अगर कोई इस प्रकार का कहता है कि वो कर देता है, तो आज के वित्तीय पूरे भाषण देख लीजिए, कहीं भी हाईवे का चार्ज उस पर नहीं है। हम इस बात को कैसे मान लें? हमने जो दिया है वो एक्साइज चेक दिया है और 2 रुपए इसी नाते कम हुआ है। चलिए, अब ये बताइए कि आपने 1% सेस बढ़ा दिया इनकम पर, और इसकी वजह से हर किसी को अब ज्यादा पैसे सरकार को देने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ आपने कहा कि आप 5 लाख रुपए का बीमा देना चाहते हैं उन 50 करोड़ लोगों को जो दरअसल इसकी सहूलियत उठा पाएंगे। लेकिन यह नहीं स्पष्ट हो पाया कि वो 50 करोड़ लोग कौन होंगे, किस आधार पर तय होगा कि 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार की तरफ से उन्हें मिल सकेगा। तो ये कहां से सारी बातें आ रही हैं? क्या यह पैसा वहीं से आएगा जो 1% सेस बढ़ाया गया है? देखिए, वो 50 करोड़ लोग वो होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। जिसको हम पहले 30,000 रुपया दिया करते थे, उसको अब 5 लाख रुपए की जो है हेल्थ वो देंगे, और यह मान करके हम चलेंगे कि हम इसको पूरी तौर पर करेंगे। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि हमने जो किया है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अध्ययन करने का अध्ययन दल भी बना दिया है, और जो 1 हफ्ते 10 दिन में उसकी रिपोर्ट दे करके इसको ये कर देंगे। बूस्टअप तो करना चाहिए। किसी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे हम। नहीं, बिल्कुल। अगर हम लोकप्रिय सरकार है, जनता की सरकार है, तो जनता के हित के लिए काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी कि श्री अरुण जेटली जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यह बजट पेश किया है, उसके आधार पर इस हेल्थ स्कीम को हम पूरी तौर पर पूरी करेंगे।
जो आज शुक्ला जी हेल्थ केयर के नाम से एक बड़ा आरोप आपकी सरकार पर और आपकी इस पहल पर यह लग रहा है कि जो आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दरअसल आप मजबूर कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्हें आप इंश्योरेंस की सहूलियत देंगे कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ही अपना इलाज करा पाएं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हाल क्या हैं हम सब जानते हैं। अन्यथा सीधी बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों का मुनाफा बढ़ेगा, दवा कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो पैसा आम आदमी का है, जो टैक्स के जरिए आप उससे ले रहे हैं, दरअसल दवा कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों को पहुंचाने जा रहे हैं। और यह सरकार वाकई में जनता की भलाई की बात करती है, यह आरोप लग रहा है आपके ऊपर। मेरा कोई आरोप नहीं है, काल्पनिक सवाल है। और काल्पनिक सवाल का नहीं, हम हर चीज़ को धरातल पर लाना चाहते हैं और आप हमसे काल्पनिक सवाल का उत्तर चाहते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि जब सरकार पैसा दे रही है उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके जेब से पैसा नहीं जा रहा है, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, तो इसमें उनको मजबूर कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी इलाज उनको मिल रही है तो उसमें जाकर करावें। सरकारी अस्पताल में मिल रही है तो वो पूरी सुविधा हम उनको देने का काम कर रहे हैं। हम न तो किसी दवा उद्योग को फायदा पहुँचा रहे हैं और न तो किसी प्राइवेट का। जगह जगह हमारी सरकार एम्स खोल रही है। हमारी सरकार ने साफ साफ ये कहा है कि 3 पार्लियामेंट्री सेगमेंट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हम ये वो देने जा रहे हैं। कब करेंगे? और आप मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन हम प्राइवेट अस्पताल का जब आपके सर पर चुनाव हैं। अरे भाई, अभी आज बजट पेश कर रहे हैं भैया, आज बजट पेश किए हैं जी, तो आज बजट पेश किए, बजट पेश करने के बाद ही तो कुछ होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि आज ही सब कुछ हो जाए। अच्छा, चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। रोजगार को लेकर बार बार विपक्ष आपकी सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि आप डेटा को फर्ज कर रहे हैं। दरअसल आप मुद्रा योजना में लोगों को जो पैसे आपने दिए उसको भी रोजगार में जोड़ रहे हैं। आप जो टर्शरी सेक्टर में लोग काम करते हैं उसको भी रोजगार में जोड़ रहे हैं। जिन आंकड़ों पर आप पहले विपक्ष यूपीए सरकार को घेरा करते थे, उन आंकड़ों से जब यूपीए आपको घेर रहा है तो आप आंकड़े का पैमाना ही बदल रहे हैं, यानी कि आप प्लेइंग फील्ड ही बदल दे रहे हैं। नहीं, हम कहीं न कोई सीढ़ी बदल रहे हैं न आंकड़े। हम आंकड़े पर नहीं चलते हैं, हम वास्तविकता पर चलते हैं। अगर मुद्रा योजना में हम दे रहे हैं तो कौन बुरी बात है? आप यह बताइए, जनधन खाता इस देश में जो व्यक्ति बैंक देखा भी नहीं था उसका भी बिना एक नया पैसा जमा किए जनधन खाते खुल गए। और इस देश में अब तक 35 करोड़ से ऊपर के खाते खुल गए। उन लोगों को ये भी प्रधानमंत्री ने ये किया कि बिना पैसा जमा किए एक बार 5,000 रुपया निकाल करके वह अपना व्यवसाय कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। या लोगों ने निकाला, व्यवसाय शुरू किया। उन लोगों को जो घर पर बैठी हुई महिलाएं थीं, जो कुछ नहीं कर सकती थी, स्थानीय उत्पाद के आधार पर 50,000 रुपये तक का लोन लेकर करके उससे अपना रोजगार किया। 500-700 रुपये प्रत्येक दिन कमा रही है। अरे हम अगर उसको रोजगार में न माने, केवल नौकरी रोजगार हुआ करती है क्या? तो यही तो पहले आपके आंकड़े थे। चलिए, मैं जानता हूं मेरे पास वक्त जरा कम है और आपके पास भी वक्त कम है हमारे लिए, तो मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं, इस बजट से नहीं, आपके लिए मेरा कम नहीं, आपका वक्त कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं शुक्ला जी, वाकई में हम मानते हैं कि आप न्यूज़ नेशन पर हमेशा अपना वक्त देते हैं और हम इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये बताएं कि क्या इस बजट से आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप जनता के बीच इस विश्वास के साथ जा सकते हैं कि 2014 में जो वायदे आपने किए थे उन वायदों को आप पिछले 5 साल में पूरा कर चुके हैं और ये बजट उसकी अंतिम कड़ी है? हमने जो वादे किए थे उसको पूरा किए हैं। हम इसी नाते 22 तक की बात कर रहे हैं कि आज किसानों की आय को अगर दोगुनी 22 तक हम कर पाएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के बाद ही कर पाएंगे। और यह बजट किसान के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए, गरीब और पिछड़े के हित के लिए, एससी और एसटी के लिए, ये फिशरीज के लिए, इस सब के लिए बांस की खेती करा करके हम देश का पैसा भी बचा रहे हैं, कागज का उत्पाद भी कर रहे हैं। यह पूरा वो है। बजट से तो खुश आप भी हैं, लेकिन आपका सवाल यह है कि सर प्रश्न पूछना था उसको आप पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए शुक्ला जी। तो आप सरकार के पूरे अप्रोच को हमसे सामने साझा कर चुके हैं। तो सरकार खुश है और सरकार इसलिए खुश है क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 के पहले
अपना ये बजट पेश कर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि हर तबके के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही कुछ तो जरूर है इस बजट में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बजट मूलतः राजनीतिक बजट है, क्योंकि इसमें कहने के लिए गरीबों की बात कही गई है, ध्यान कृषि क्षेत्र पर है, बात विकास की हो रही है। लेकिन वस्तुतः अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 2014 के पहले बजट में और 2018 के इस आखिरी 5वें बजट में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब मौजूदा सरकार के आखिरी पूर्ण बजट को पेश करना शुरू किया तो हर किसी ने यही सोचा कि साल 2019 के चुनावों को देखते हुए वित्त मंत्री हर किसी के लिए पिटारा खोल देंगे। मोदी सरकार के इस बजट में चुनावी झलक जरूर झलकी, लेकिन एक खास तबके के लिए सरकार ने इस बजट में खास तौर पर किसानों और गरीबों के लिए राहत का पिटारा खोला है। मोदी सरकार के इस बजट में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है वो है सबसे बड़े हेल्थ केयर स्कीम का ऐलान। बजट में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया है। 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस योजना का लाभ गरीब लोगों को दिया जाएगा। इस योजना से कम 50 करोड़ लोगों को लाभ का अनुमान मिलने की संभावना जताई जा रही है। मेगा हेल्थ स्कीम हम लोगों ने अनाउंस की है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी योजना है और उस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को चुनना वो एक सामाजिक क्राइटेरिया, आर्थिक क्राइटेरिया अवेलेबल रहता है। जाहिर है सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान तो किया है, लेकिन अस्पतालों की बदहाली कैसे ठीक होगी इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, स्वास्थ्य में कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, कभी दिक्कत आती है, पैसे नहीं होते हैं, ऋण लेना पड़ता है। उस प्रकार की समस्या इस देश में बहुत गंभीर थी। किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते 1.5 गुना उनकी लागत का उनको MSP मिले, ये बहुत अहम फैसला हुआ है। वित्त मंत्री का ये बजट चुनावी बजट क्यों माना जा रहा है, इसकी और भी कई वजह हैं। सरकार ने इस बजट के जरिए किसानों को भी लुभाने की कोशिश की है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। अनाज की लागत का 1.5 गुना होगा समर्थन मूल्य। टमाटर, आलू, प्याज जैसी बेसिक फसलों के लिए भी अलग योजना बनाई गई है। किसानों के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है। साल 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। पशुपालकों, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया गया है। यदि बाजार के दाम MSP से कम हो तो सरकार MSP की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पूरा MSP मिले। बात चाहे गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के टारगेट को बढ़ाने की हो या फिर शौचालय के निर्माण को लेकर अपने टारगेट को पूरा करने की, मोदी सरकार के इस बजट में ऐसी कई चीजें हैं जो सीधे सीधे गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने अपने इस बजट से उस वर्ग को साधने की कोशिश की है जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा है। बजट के केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना और किसानों को जिस तरह से सरकार ने रखा है उससे समझा जा सकता है कि मोदी सरकार बजट की रेवड़ियां ग्रामीण भारत में बांटना चाहती हैं, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट की अच्छी फसल काटी जा सके। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल मोदी सरकार ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जो वाजपेयी सरकार के समय बात सामने आई थी, यानी कि इंडिया शाइनिंग नहीं, गरीबों तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन जब बजट पेश होता है तो सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते ही है। ये बजट नहीं है, ये मैनिफेस्टो है। बजट में आंकड़े मिलते हैं। आप घर में यदि एक बजट बताते हैं तो क्या खर्चा किया, क्या आमदनी की, आपको या तो नुकसान है या तो फायदा है, कहीं आंकड़े मिलते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, इन्होंने 2 और 2 22 करके दिखाएं, तो ये तो जादूगरी है। मेरे हिसाब से ये मैनिफेस्टो है, बजट नहीं है। क्योंकि वो हर बार हम वो छूट वगैरह जो होती है उसी को बस देखते हैं। बाकी इतनी सारी चीज़ें की गई हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा जो है बाकी चीज़ों से जो है उसमें लाभ हो रहा है। और ये खाली सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं, मतलब सभी को इसमें लाभ हो रहा है।
हेल्थ का बेनिफिट लेने वाले 50 करोड़ लोगों को कितना बड़ा लाभ हो रहा है। यानी 50 करोड़ इस देश के लोग, 132 करोड़ तो जनता है टोटल जो है इस देश में, उसमें से 50 करोड़ लोगों को आप 5 लाख रुपए तक का जो है मतलब फ़ायदा दे रहे हैं हर साल। तो यही सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आखिरी बजट से जो चुनाव के ठीक पहले प्रस्तुत किया गया है? क्या आम बजट से आप खुश हैं? अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, एसएमएस के जरिए हमें भेजिए। अगर आप खुश हैं तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आप ना खुश हैं तो लिखिए NN स्पेस नो। भेजिए हमें अपना SMS 53636 पर, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। ट्विटर के जरिए #NN अपनी राय लिखिए, आपकी राय हम प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि आज दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आई उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस या सबसे ज्यादा अगर लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते थे तो वो था मिडिल क्लास, शहरी वर्ग। लेकिन क्या शहरी वर्ग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस आखिरी बजट से खुश है? क्या शहरी वर्ग को वो तमाम उम्मीदें पूरी होती दिख रही हैं जिसकी उम्मीद बांधे वो इस सरकार को सत्ता में लेकर आया था? क्या शहरी वर्ग के पास वो सब कुछ है जिसका दावा लगातार सरकार कर रही है? क्या टैक्सों में इस तरह की रियायत मिली है? क्या सहूलियतें मिल रही हैं? क्या स्मार्ट सिटी आपके पास है? ये तमाम सवाल आज खुद आपके सामने है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से मिडिल क्लास मायूस है। बजट में आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो सरकार ने एक हाथ से कुछ दिया तो दूसरे हाथ से वापस ले लिया। एजुकेशन और हेल्थ सेस 3% से बढ़कर 4% कर दिया गया। इसके अलावा 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। इसके साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा निवेश पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने दलील दी है कि मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं बढ़ा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास को मिला ही नहीं है, पहले से भी हम लोग उस पर ऊपर से। दूसरी बात यह है कि जैसे जिन लोगों को मेडिकल की सुविधा और सब दी गई है वह लगभग मिडिल क्लास की स्थिति में आते हैं। तो सवाल है कि शहरी वोटर या कहें मिडिल क्लास को क्यों निराश किया गया? क्योंकि इस तबके का झुकाव बीजेपी की तरफ ही देखा गया। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 के चुनाव में 22% मिडिल क्लास ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2014 में बढ़कर ये आंकड़ा 32% हो गया। वहीं अगर अपर मिडिल क्लास की बात करें तो 2009 में 25% वोट शेयर इनका रहा, जो कि साल 2014 में बढ़कर 38% हो गया। जेटली के बजट को चुनावी मोड से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे गांव में सियासी जमीन को और मजबूत करने की तैयारी। आम आदमी के लिए इसमें बहुत ज्यादा राहत नहीं थी। इसके साथ में किसानों की आय दुगना करने का भी इसमें बड़ा रोड मैप लेकर के सरकार आई। हालांकि माना जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन देखना यह होगा इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है। अतुल के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मध्य वर्ग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता आ रहा है। इसलिए अगर मध्य वर्ग पर कुछ ज्यादतियां होती भी हैं या उसे कुछ कष्ट उठाना भी पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी साल है, सब जायज है। जैसे आपने कहा, मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल कोई नया बेनिफिट्स नहीं है इसमें। हमने सोचा था कि लो इनकम टैक्स पेयर्स जो है शायद थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे, शायद 5 लाख तक टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के आम जनमानस के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती है, इसलिए हम इतनी बड़ी योजना लेकर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम योजना लेकर आए हैं तो हमारे पास पूरा रोड मैप भी है, जो समय आने पर कांग्रेस पार्टी को और पूरे देश को पता चलेगा। तो आपने देखा किस तरीके से सत्ताधारी दल के सभी नेता एक ही राग अलाप रहे हैं, और वो ये कि 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अभी न्यूज नेशन के क्वेश्चन आवर में इस बात पर स्पष्टता आपको मिल गई कि यह मेडिकल इंश्योरेंस निम्न वर्ग के लोगों को मिलेगा, जिन्हें अभी तक 30,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिला करता था सालाना। तो यानी कि मध्य वर्ग या अति मध्य वर्ग के पास यह फायदा नहीं पहुंचने वाला। जाहिर सी बात है, यह आंकड़ा जो 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, यह जरा बढ़ा चढ़ा कर दिया गया आंकड़ा स्पष्ट तौर से है।
रेलवे सेक्टर की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि आज रेलवे के हाल क्या हैं। खस्ता हाल है रेलवे। इसके बावजूद अगर आप रेलवे के बजट में इजाफा देखें तो महज 17,528 करोड़ का इजाफा किया गया है रेलवे बजट में। लेकिन रेल मंत्री मानते हैं कि अपने आप में काफी है, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर से बहुत निवेश आने वाला है। कांग्रेस के समय में 2013-14 में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश सालाना होता था। आज वो 1.5 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना। आखिर ये सब पैसा जब खर्च होगा तो सुविधाएं भी बढ़ेंगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ रेलवे को लाभ मिलेगा। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगा रहे हैं, हाई स्पीड रेल सिस्टम लगाने की कल्पना है, पूरे सिग्नलिंग सिस्टम को अति आधुनिक बनाने का प्लान हमने तैयार कर लिया है। वाईफाई हो, हर ट्रेन में लोगों को सुविधाजनक जर्नी का समय गुजर जाए, सीसीटीवी हर ट्रेन हर स्टेशन पे लगे, सुरक्षा बढ़े, ट्रैक रिन्यूअल समय पे हो जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट्स कम हो सके। जो पहले डिज़ाइन होते थे रोलिंग स्टॉक के लोकोमोटिव्स के, उसको सुधार किया जा रहा है। ट्रेन सेट्स, एयर कंडीशन ट्रेन जैसे मुंबई में आई है। सबर्बन रेल को बड़ी मात्रा में वृद्धि की जा रही है। बेंगलोर में नई सबर्बन रेल 17,000 करोड़ रुपए की लागत से लगेगी। रेल मंत्री की बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि हर साल तो यही बातें सुनते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन क्या कहें, रेल मंत्री शायद इन्हीं बातों को लेकर बड़े संतुष्ट हैं। लेकिन अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो जरा सोचिए, आज हम दो तरफा मार झेल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के से, दूसरी तरफ चीन से। लेकिन हमारे रक्षा बजट में बढ़ोतरी कितनी हुई है ये देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम दरअसल क्या कर रहे हैं। 15,625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है इस बार के हमारे रक्षा बजट में, जो कि सिर्फ उतना ही है जितना इजाफा होने जा रहा है इस मुद्दे को लेकर कि आखिरकार जो तमाम सेना में कार्यरत अधिकारी हैं उनका तनख्वाह कितनी बढ़ रही है। तो अगर आप वस्तुतः देखें तो रक्षा बजट में 0% बढ़ोतरी हुई है किसी भी सैन्य अस्त्र के खरीदे जाने को लेकर। क्या हम वाकई में ऐसे में अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या कर रही है सरकार, यह सरकार ही बेहतर जानती है। आज आपके सामने हम काशगंज का वो सच प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अमूमन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और वो इसलिए क्योंकि कई तरह के वीडियो आज सर्कुलेट हो रहे हैं काशगंज की हिंसा को लेकर। उत्तर प्रदेश के काशगंज में जो कुछ हुआ 26 जनवरी को, उसे अगर आप इन वीडियो के सहारे समझने की कोशिश करें तो आपका पूरा दृष्टिकोण बड़ा ही अधूरा सा रह जाएगा। इसलिए हमने यह मुनासिब समझा कि कुछ मूलभूत सवाल खड़े किए जाएं और आपके सामने सच को उस तरह से प्रस्तुत किया जाए जो वाकई में निष्पक्ष हो। इसलिए सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि काशगंज में हिंसा भड़की तो कैसे भड़की, यह सांप्रदायिक मामला कैसे बना और कैसे कुछ एक वीडियो क्लिप गायब हैं जिनकी वजह से इस पूरी हिंसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कासगंज की कहानी तस्वीरों की जुबानी। आखिर क्या है कासगंज के वीडियो का मिसिंग लिंक? कासगंज उन्माद की आग में धधकता रहा और उसकी अधूरी कहानी वीडियो से वायरल होती रही। अब तक आपने कासगंज की कहानी सुनी, देखी, लेकिन न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है हर वो तस्वीर जो बयां करती है कासगंज की पूरी कहानी। न सिर्फ कासगंज की कहानी बल्कि वो पूरा सच जिसे लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। ये पहली तस्वीर है बड्डू नगर चौराहे की, जब 26 जनवरी के मौके पर बच्चे स्कूल में तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे यहाँ तिरंगा फहरा ही नहीं सके। सोशल मीडिया पर इस वक्त आपको कई तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी और ये एक और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो उस मौके पर थी। और डॉक्टर साहब जो कि यहाँ रहते हैं, इनका क्लिनिक भी यहीं पर है। इस फ़ोन में आपको अगर दिखाई दे कि ये लाल कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये उस वक्त की स्थिति है जब यहाँ पर बाइकर की जो रैली है, जो उस वक्त ABVP और ये विश्व हिंदू परिषद की जो रैली है वो उस वक्त यहाँ से गुजरी नहीं थी, उससे पहले की तस्वीरें हैं ये। सवाल यहीं से शुरू होता है जो कासगंज की अधूरी कहानी बयां करता है। मसलन जब बड्डू नगर चौराहे पर रैली निकालने वालों की भीड़ जमा हुई
उसके बाद वहां ऐसा क्या हुआ कि 57 बाइक छोड़कर करीब 100 युवक वहां से भाग निकले। आखिर झड़प की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकी? उसके पहले और बाद की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। क्या जानबूझकर झड़प से पहले की ही तस्वीर वायरल की गई? अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बड्डू नगर चौराहे पर हाथों में तिरंगा लहराते युवक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर दोनों गुटों के बीच बहस शुरू होती है, जो झड़प में तब्दील हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ? आखिर बहस एक बड़े झगड़े में कैसे तब्दील हो गई? इसका राज कैमरा कैसे कैद नहीं कर सका? अब जरा तीसरा वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि बड्डू नगर चौराहे पर एक बार फिर से युवकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनके हाथों में तिरंगा है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी अब मौके पर मौजूद दिख रही है। सड़क पर कई बाइक गिरी हुई हैं, जिन्हें युवक छोड़कर भागे थे। सवाल उठता है कि इससे पहले वहां क्या हुआ था जो युवकों को यूं बाइक छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा? आखिर पुलिस मौके पर क्यों पहुंची? जिस सीसीटीवी कैमरे में पहले की तस्वीरें कैद हुई, फिर उसी सीसीटीवी कैमरे में झड़प की तस्वीरें क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? वो तस्वीरें कैसे गायब हो गईं? वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन, कासगंज। तो आपने देखा किस तरह से झड़प के वक्त की तस्वीरें नहीं हैं और ये कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस चाहे तो तबिश करके उन तमाम सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डर्स को खंगाला जा सकता है और अगर उनसे इन फुटेज को डिलीट भी किया गया है तो उन फुटेज को वापस लाया, रिकवर किया जा सकता है। अब एक और वायरल वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें कुछ एक लोगों को तमंचा लहराते हुए दिखाया जा रहा है। यह वीडियो भी झगड़े से पहले का वीडियो है। झगड़े के वक्त का वीडियो कहीं भी उपलब्ध नहीं है और यही सवाल खड़े करता है कि क्या जानबूझकर, सोच समझकर एक समुदाय ने सिर्फ वो वीडियो जारी किए जिसके जरिए यह प्रदर्शित होता है कि एबीवीपी और उसके साथ साथ वीएचपी के कार्यकर्ता बवाल करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। और यही सवाल न्यूज नेशन खड़ा कर रहा है कि आखिरकार यह वीडियो क्लिप से दो महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप्स क्यों गायब हैं? अब चौथी तस्वीर देखिए। यह कासगंज तहसील के करीब बाजार का इलाका है, जहां कासगंज थाना भी है। इस तस्वीर में आप सड़क पर पत्थर देख सकते हैं। सारी दुकानें बंद हैं। दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई, ऐसा इन तस्वीरों में साफ है। यहाँ तक कि इस इलाके में कुछ लोग नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कासगंज तहसील के बाहर सड़क की यह तस्वीर आप भी देखिए। इस तस्वीर में हवा में फायरिंग करते हुए कुछ युवक देखे जा सकते हैं, तो कुछ युवक हाथों में तिरंगा लिए हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां चंदन गुप्ता को उस दिन गोली लगी थी। सवाल उठता है कि तहसील के सामने की तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन जहां चंदन गुप्ता को गोली लगी थी वहां की तस्वीर अधूरी है। सवाल उठता है कि तहसील के सामने से जाते हुए एक गुट की तस्वीर तो दिखती है, लेकिन उसके सामने से आते हुए दूसरे गुट की तस्वीर आखिर कहां गायब हो गई? ये देखिए जरा, इसमें किस तरह से जगह जगह ये वही सड़क है जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और इसी तस्वीर में जगह जगह किस तरह पत्थर फेंके गए हैं, तोड़फोड़ की गई है और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये दो वो जगहों की तस्वीर है जो ये बताती है कि किस तरह से कासगंज की शक्ल उस दिन बदली। दोनों ही झंडा फहराना चाहते थे, दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई और झड़प होने के बाद जो चंदन गुप्ता को जब गोली लगी वो इसी गली पर लगी थी और यहीं पर वो तस्वीर सामने है। सुमित्रों के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन, कासगंज, उत्तर प्रदेश। हमारी तफ्तीश में इस बात पर स्पष्टता जरूर है कि तमाम सीक्वेंस जो वीडियो का है उसमें से दो अहम मुद्दे गायब हैं। दो समय का वीडियो नहीं है, एक जब चंदन को गोली लगती है और एक उसके पहले जब झड़प शुरू होती है, और दोनों जगहों का वीडियो नहीं है। 57 मोटरसाइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल सवार भाग जाते हैं। अगर हर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति भी बैठा है तो 100 से ज्यादा लोग अपनी मोटरसाइकिलों को छोड़कर भाग जाते हैं। आखिरकार क्यों भाग गए ये लोग? ये सवाल क्या आपके सामने नहीं खड़ा होता? ऐसे में सवाल ये खड़ा होने लगा है कि जिस तरह से इस तमाम वीडियो क्लिप को जारी किया जा रहा है, क्या इसके पीछे भी राजनीति है? क्या इसके पीछे भी कुछ ऐसे दिमाग हैं जो काम कर रहे हैं कि तस्वीर सिर्फ एक तरह की पहुंचे सबों के सामने और उसी के हिसाब से लोग निर्धारित करें कि दरअसल क्या हुआ था कासगंज में?
जो त्योहार पूरे हिंदुस्तान का था, जिस त्योहार पर ना तो किसी जाति का नाम चस्पा था और ना ही किसी मजहब का रंग चढ़ा था, हिंदुस्तान के उस पर्व यानी गणतंत्र दिवस के बाद हिंदुस्तान के शहर में मरघट जैसा सन्नाटा कैसे पसर गया। कासगंज धधकता रहा और वहां का अधूरा सच वीडियो की शक्ल में वायरल होता रहा। सवाल उठता है कि क्या कासगंज के अधूरे सच को जानबूझकर देश भर में फैलाया गया? क्या कासगंज की अधूरी कहानी को किसी सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया के सामने लाया गया? आखिर क्या मंशा हो सकती है इन अधूरी तस्वीरों को सामने लाने की? जो बात सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती है, उससे यही पता चलता है कि ये सारी तस्वीरें उन सीसीटीवी कैमरों से ली गई जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में लगी हुई थी। और वायरल वीडियो में सिर्फ एक गुट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिन कैमरों में गणतंत्र दिवस के मौके पर झड़प से पहले की तस्वीरें कैद हो सकती हैं, उन्हीं कैमरों से झड़प के दौरान की तस्वीरें कैसे गायब हो सकती हैं? जाहिर है यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कासगंज की अधूरी तस्वीरों का पूरा सच सामने लाए, क्योंकि कासगंज की अधूरी कहानी सिर्फ अफवाह और भ्रम पैदा करेगी। कासगंज से वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो और विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। अधूरी जानकारी निकल रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि कासगंज में जब ध्वजारोहण की तैयारियां की जा रही थी, उस वक्त उस सकरी गली जो कि महज 12 फीट चौड़ी थी, 57 मोटरसाइकिल से भी ज्यादा मोटरसाइकिलों को वहां से निकालकर रैली निकालकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे एबीवीपी और वीएचपी के कार्यकर्ता? जाहिर सी बात है यह भी राजनीति का ही हिस्सा है, वरना आवश्यकता नहीं थी। सड़क चौड़ी बगल में थी, रैली वहां से निकाली जा सकती थी, लेकिन रैली वहां से निकाली गई जहां पहले से ही सकरा माहौल था, जहां पहले से ही ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही थी। कुल मिलाकर इस पूरे इलाके में राजनीतिक दबदबे को अपने हाथ में लेना और वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तंग गली और सैकड़ों बाइक सवार युवक, हाथों में तिरंगा और फिजा में नारे की गूंज। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें 26 जनवरी के मौके पर कासगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा की हैं, जिसके बाद हिंसा हुई और फिर पूरा कासगंज उन्माद की आग में झुलस उठा। कासगंज को लेकर जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उनसे तो कासगंज की अधूरी कहानी बयां होती है। फिर भी लगता यही है कि वक्त रहते कासगंज ने खुद को संभाला होता तो शायद नफरत की आग पूरे शहर में नहीं फैलती। सवाल उठता है कि आखिर एक संकरी गली से तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों एक संकरी गली में 150 से ज्यादा बाइक सवार युवकों की भीड़ नारेबाजी करते हुए गुजरने पर आमादा थी? आखिर क्यों तिरंगा यात्रा में तिरंगा के अलावा भगवा ध्वज लहराया जा रहा था? ये वो पतली संकरी गली है जिससे हम आपको लेकर जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 150 बाइक की रैली जो है वो यहीं से होकर गुजरी थी और झंडा फहराने के लिए इसी रास्ते पे आगे जाकर के वो बड्डू चौराहा आता है, जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग जो हैं, दूसरा पक्ष जो है वो अपना झंडा फहराने की तैयारी कर रहा था। एक बहुत ही संकरी गली है, इतनी छोटी गली है ये। इसमें से इस वक्त हमारी गाड़ी काफ़ी मुश्किलों से निकल पा रही है। साथ में अगर कोई शख्स यहाँ खड़ा हो तो गाड़ी का निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब जरा ये भी देख लीजिए 26 जनवरी के दिन इस तंग गली में क्या हुआ था जिसने कासगंज को यूं जलने पर मजबूर कर दिया। 26 जनवरी का वो दिन 2018 का, जहां पर ख़ास तौर से इसी गली से होकर के उनको गुजरना था और यहीं पर छोटा सा ये तैयारी यहाँ पर थी। कुछ कुर्सियाँ लगाई गई थी, सामने एक स्कूल है बच्चों का और उसी का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। उसी कार्यक्रम के लिए ठीक छोटा सा एक स्कूल है और क्योंकि स्कूल के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा जगह यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से स्कूल के कार्यक्रम अक्सर बाहर की तरफ कर दिए जाते हैं। कासगंज की गलियों में तमाम सवाल पसरे हैं जिनका जवाब ढूंढे बगैर कासगंज की करहा को हम समझ नहीं सकते। फिलहाल कासगंज की इस हिंसा के पूरे सच को सामने लाने का काम पुलिस का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस मामले का पूरा सच सामने निकल कर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन, कासगंज। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां भारतीय जनता पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। 2 संसदीय क्षेत्र और 1 विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया।
और यह प्रदर्शित करता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान का इसी साल का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेसी खेमे में जश्न का ये शोर है तो राजस्थान की सत्ता पर काबिज राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी भी। सूबे की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार दी। अलवर सीट से कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने बीजेपी के जसवंत सिंह यादव को करीब 1,96,496 वोटों से हरा दिया। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के रघु शर्मा ने राम स्वरूप लांबा को करीब 80,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने 12,976 वोटों से जीत दर्ज की। इतना सत्ता, इतने बहुमत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों की ताकत के सामने जनता की आवाज वो दबा नहीं सके और अंततः जीत उसकी हुई जिसको जनता ने चाहा। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब पार्टी नेता दलील दे रहे हैं कि इस हार की समीक्षा होगी। जो भी कमियां होंगी उन कमियों को दूर करते हुए पुनः राजस्थान प्रदेश की जनता का हम विश्वास प्राप्त करेंगे। इधर पद्मावत पर मुखालफत की आवाज बुलंद करने वाले राजपूत संगठन ने भी बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी। हम यात्रा करेंगे पूरे राजस्थान की, जिसमें हम पूरे राजस्थान में जनता को जगाएंगे कि किस तरह से हमारे साथ क्या अन्याय हुए हैं। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उपचुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल तक माना जा रहा था। बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत भी झोंकी थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन की ओर अग्रसर कर रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। हमने आज दिन भर आपसे यही सवाल जानना चाहा कि इस बजट से क्या आप खुश हैं। आपने बहुत बढ़ चढ़कर इस सवाल का जवाब दिया है और आपकी राय अब हम प्रदर्शित करते हैं। सवाल हमारा था, क्या आम बजट से आप खुश हैं? 19% लोगों का मानना है कि हाँ, वो इस बजट से खुश हैं, जबकि इस बजट से नाखुश होने वाले 81% लोग हैं। चूंकि बजट से खुश होने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए हमें आपको बताना पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या में आप सबों ने SMS कर इस बात को हमारे सामने रखा है। कुछ SMS जो ट्वीट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। SN सिंह का कहना है, गला काट लिया, 4% सेस लगाकर 2019 हारने की पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ एक और ट्वीट आपके सामने रखते हैं, बेहद शानदार बजट है हमारे देश के लिए, मनोज कुमार वर्मा जी का यह मानना है। अगला ट्वीट हम आपके सामने पढ़कर बता रहे हैं, यह बजट पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, बीजेपी बिजनेसमैन की पार्टी है, धनेश्वर जी कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो बात स्पष्ट है, इस बजट से कम शहरी मतदाताओं में बहुत ज्यादा विश्वास होगा, यह कम से कम प्रतीत नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।